देखो आज का ये जो वीडियो है वो जेनेटिक डिजीज़ हेरिडिटी का 3rd वीडियो है, ठीक है। और ये हेरिडिटी का लास्ट क्लास होगा। इसके अंदर सम कॉमन जेनेटिक डिजीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और देखिए इसमें वर्ड में पहले ही कह दिया गया क्या, जेनेटिक डिजीज़। जेनेटिक के बारे में आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था पहले वीडियो में। जेनेटिक क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन स्टडी अबाउट हाउ द कैरेक्टर्स फ्रॉम मदर और पेरेंट ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग, यानी माता पिता के गुण उसके बच्चों में कैसे स्थानांतरण होता है, इसी को स्टडी करने को क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, और उन्होंने उसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। और ये सब बातें तब बताई थी जब क्रोमोसोम, जीन, इन और डीएनए के बारे में पता ही दुनिया को नहीं था। तब बाद में देखा गया इनकी बातें सारी सच हुई, इसलिए इन्हें जेनेटिक कैरेक्टर का फादर भी कहा जाता है। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी 2nd वीडियो 1st वीडियो में बता दी। जो डाउट है वहाँ पे जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, फिर से कोई वीडियो शॉर्ट हो जाएगा। देखिए अब इसमें कहा गया सब कॉमन जेनेटिक डिजीज़। माता पिता से सबको पता है कि सर गुण मिलता है कि आपकी आंखें कहाँ होंगी, नाक कहाँ होगा, कान कैसे होंगे, स्किन कलर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, आप कंप्लीट डोमिनेंस कर सकते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ तक ये आ जाती है कि सर माता पिता से ये सब गुण मिलते हैं, कुछ बीमारियाँ जीन के अंदर भी स्टोर हो जाती हैं। जीन वो आपका कोडिंग या डिकोडिंग का लैंग्वेज है जो आपके पूरे बॉडी के ब्लूप्रिंट को पकड़ के रखता है, जैसा कि बताया गया है। अगर जीन के साथ कुछ छेड़छाड़ हो जाए, जीन के साथ मदर के गुण और फादर के गुण आ रहे हैं, तो कोई गुण के साथ क्या डिजीज़ भी आ सकते हैं? क्या नॉलेज आ सकती है जीन के साथ? बता सकते हैं आप? क्यों? क्योंकि नॉलेज ब्रेन में स्टोर होता है, जीन में स्टोर नहीं होता। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जीन के कोडिंग में जाके स्टोर हो जाती है, जो माता पिता के साथ आपके अंदर आते हैं। देखिए बहुत बार डायबिटीज़ के लिए कहीं पर जाते हैं, डॉक्टर के लिए जाते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ था, पूछते हैं वो लोग, तो कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर नहीं था, किसी के अंदर नहीं था। तो चांसेस है कि आपके अंदर भी नहीं होगा। लेकिन कहा जाए कि आप कहेंगे सर मेरे पिताजी के अंदर था, या मेरे दादाजी के अंदर था, या नाना के अंदर था, तो चांसेस है कि आपको भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो माता पिता के साथ बच्चों में भी आते हैं। कुछ बीमारियां, जैसे मैं बता दूं, कुछ कैंसर की बीमारियां आपके अंदर आती हैं जीन के द्वारा। जैसे कहा कि एक आदमी के है, उससे पूछा जाता है कि आपको, वो कहता है कि देखिए मेरे माँ को हुआ, नानी को भी था, तो अब वो डॉक्टर कहता है आपको भी ऐसा हो सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको नेट में सर्च कीजिए मिलेगा। तो उसमें कहा जाता है कब पता चला, 45 42 ऐसा आपका एज था, तो उसको कहा जाएगा कि जैसे आपका एज 38 होता है, आप डायग्नोसिस स्टार्ट कीजिए हर सर्टेन मंथ के बाद ये चेकअप कराने के लिए, क्योंकि वो आपके जीन है ना, वो उस एज में जाके अनफोल्ड होते हैं और कैरेक्टर को बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको जैसे 42 में उनमें हो रहा है, तो आप 38 से ट्रीटमेंट करा रहे हैं हर सर्टेन मंथ के बाद, तो पकड़ लेंगे पहले, तो डायग्नोस करके आप क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ बीमारी हमारे अंदर भी आती हैं। तो इतना हाई स्टडी नहीं करना है हम लोग को, छोटी छोटी चीज़ों को स्टडी करना है और समझना है कि जेनेटिक डिजीज़ कौन कौन से आते हैं। मेनी जेनेटिक डिजीज इन मैन हैव बीन डिस्कवर्ड, दे आर मेनली बिकॉज ऑफ वेरियस म्यूटेंट जीन। जीन भी अपने आप को म्यूटेंट, यानी पहले से वेरिएशन बताया गया था, बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर, यही ना आपका होता है वेरिएशन। लेकिन एक ही बार में सडन चेंज आप जो फोकस करते हैं उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ये बताया गया था कि एक ही बार में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? म्यूटेशन। म्यूटेशन की प्रॉपर्टी जनरली आगे बढ़ती नहीं है। अगर म्यूटेशन की प्रॉपर्टी अगर आगे बढ़ती है तो नया स्पीसीज, नई क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। तो बहुत बार क्या देखा जाता है कि म्यूटेट जीन अपने आप को म्यूटेट कर देता है और वो प्रॉपर्टी रिटेन करता है, वो आगे की ओर प्रॉपर्टी बढ़ती जाती है, तो जिससे बहुत सारा म्यूटेंट डिजीज भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब ये जीन के, ये जो बीमारियां हैं वो 2 तरह से हो सकती है। ऑटोसोमल जीन भी हो सकता है और आपका सेक्स लिंक जीन भी हो सकता है। ऑटोसोमल मतलब हो सकता है बॉडी रिलेटेड बीमारियां भी हो सकती है और सेक्स रिलेटेड बीमारियां भी आपके अंदर हो सकती है। देखिए ऑटोसोमल जीन को क्या कहा गया है, देखिएगा अगर मैं बात करूं ह्यूमन के बारे में बात हो रहा है, तो बात कीजिए, अगर मैं बात करता हूं मेल के बारे में, तो मेल के पास क्या है? एक्स और वाई है। फीमेल की अगर मैं बारे में बात करूं तो क्या होगा? डबल एक्स कह सकते हैं क्या? दोनों एक्स होगा। अब देखिए इसके पास तो दोनों ही है, तो कहेंगे सर ये डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव है। लेकिन मेल के अंदर इसके कारण ही आप मेल दिखते, इसलिए डोमिनेंट होगा, ये क्या होगा आपका? रिसेसिव होता है। याद रखिए, तो आपका जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बीमारी आ जाती है, कोई एक सी करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये कैरियर है,
इसके पास कोई बीमारी आ जाती है, ये बीमारी क्या दिखेगी मुझे? क्योंकि वाई तो डोमिनेंट है, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो बीमारी नहीं दिखता है, तो कह सकते हैं कि मेल के अंदर वो बीमारी होते हुए शो अप नहीं होता, अगला जनरेशन में हो सकता है वो दिख जाए। तो वही कहा गया है। और ये तो आपका क्या था, ये लास्ट पेयर था, ये क्या था आपका लास्ट पेयर था, क्योंकि हमको पता है ह्यूमन के अंदर 46 होते हैं, जिसमें 22 क्या होते हैं ऑटोजोमल, और लास्ट वाला पेयर क्या हो जाता है XY क्या हो जाता है आपका, यही ना था, 44 इधर हो गया, 45 और 46 हो गया। अगर ये मेल और फीमेल के बारे में बात करते तो फीमेल का क्या था 22 ऑटोजोम और XX। याद रखिएगा ये जो XY और ये XX वो इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसी को कहा गया इसके अंदर अगर बीमारी आ जाती है, अगर बीमारी इसके थ्रू आती है तो क्या कहेंगे सेक्स लिंक डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक जीन से आपका डिजीज आ रहा है। लेकिन अगर ऑटोजोम के थ्रू आ रहा है तो क्या कहेंगे ऑटोजोमल डिजीज, ऑटोजोमल जीन डिजीज, ये क्या हुआ ऑटोजोमल जीन डिजीज। और अगर सेक्स के थ्रू आ जा रहा है तो क्या कहेंगे सेक्स लिंक्ड डिजीज कहा जाएगा। यही आपको उसमें समझाया गया। अब देखिए रेफरेंस के लिए कुछ चीज़ें दी गई है कि म्यूटेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। तो म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए का जो सीक्वेंस है उसका जो पैटर्न आ रहा है, कोडिंग जो लैंग्वेज आ रही है उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाता है, ठीक है। और ये एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट दैट कॉज म्यूटेंट इज कॉल्ड म्यूटेजेन, और जिसके कारण होता है ये चेंजेस उसे कहते हैं म्यूटेजेन। किसके कारण होता है एक्सरे, गामा रे, यूवी रे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और बहुत सारे केमिकल्स के कारण होता है। आपने सुना होगा क्या हिरोशिमा नागासाकी पे जब बम गिराया गया था जापान के ऊपर, अमेरिका ने गिराया था, लिटिल बॉय नाम का शायद बम था, वो जब गिराया था तो रेडिएशन फैला था। और कहा था जब बम गिरते समय बहुत सारे लोग मरे थे, उससे ज़्यादा लोग मरे उसके रेडिएशन के कारण। उसका रेडिएशन नहीं तो वेव की तरह जाता है, उसका रेडिएशन अगर ह्यूमन बॉडी दिख तो नहीं रहा, जैसे कहा कि देखिए लाइटें मेरे चेहरे पे आ रही है, मैं चेहरा देख पा रहा हूँ, लाइट देख पा रहा हूँ कि आसपास नहीं देख पा रहे हो, उसी तरह इनविजिबल रे उसके शरीर पे गिरते थे और वो क्या रेडियो एक्टिव रेज होते थे, वो जीन के अंदर चले जाते थे और जीन को डिस्ट्रॉय कर देते थे, उसके फॉर्मिंग चेन को तोड़ देते थे, तो जीन आगे पीछे बिगड़ जाता था। तो उसके जो बच्चे पैदा होते थे वहाँ पे लोग जनरली कहा जाता था उसका स्किन जला एकदम अजीब सा थोड़ा मोड़ा बूढ़े की तरह एकदम लगता है बर्निंग स्किन के साथ पैदा होते थे ऐसा, तो क्यों उसने जीन के अंदर चेंज कर दिया। तो कहा जाए कि म्यूटाजेन क्या है, तो म्यूटाजेन हो सकता है कहेंगे कि जिसके कारण म्यूटेंट होता है, एक्सरे, गामा रे, इन सब चीज़ों के कारण होता है, ठीक है। अब आ रहा है थैलासीमिया। देखिए ये थैलासीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपको इसके अंदर पढ़नी चाहिए बहुत तरीके से। आप जब पढ़ते हैं तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे और इस बीमारी के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। थैलासीमिया क्या है, थैलासीमिया इज अ टाइप ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज्ड बाय एबनॉर्मल सिंथेसाइज ऑफ फॉल्टी हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन जो कि आपके बॉडी के अंदर रक्त बनाता है, या कह सकते हैं कि ब्लड बनाने का काम करता है, वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है। क्या करेगा आपको एबनॉर्मल बिहेवियर। मैं बताता हूँ थैलासीमिया के बारे में। देखिए थैलासीमिया क्या है, ये एक टाइप का हेमियोलाइटिक एनीमिया है। ये एक टाइप का क्या है एनीमिया है, जिससे एनीमिया ब्लड रिलेटेड डिजीज होती है। एबनॉर्मल सिंथेसाइसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, इसके किसने खोजा था, अमेरिकन डॉक्टर कूले ने खोजा था, COOLEY कूली ने खोजा था 1925 में। थैलासीमिया का अब देखिए यहाँ से आपका MCQ किस तरह से आएगा। थैलासीमिया इज अ डैश काइंड ऑफ डिजीज, ऑप्शन दे दिया गया। ऑटोजोमल रिसेसिव जीन, क्या है ये ऑटोजोमल रिसेसिव जीन, कमजोर जीन, अब समझिएगा ऑटोजोमल रिसेसिव जीन। तो आपसे कहेगा गिव टू एग्जाम्पल, राइट वन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिकल डिजीज दैट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। तो क्या लिखेगा दैट थैलासीमिया। ये सवाल मिला। अब ये देखिए यहाँ से MCQ भरे पड़े, जितने भी पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सबसे MCQ आता है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि ये जीन कितने नंबर क्रोमोसोम में दिखता है। ये ऑटोजोमल है, यानी मैं बता रहा हूँ 22 पेयर जो था लास्ट में तो सेक्स वाला था, सेक्स वाले पे नहीं है, ये 22 पेयर जो था उसके अंदर है। कितना नंबर क्रोमोसोम 16th एंड 11, कितना नंबर है 16th और 11। तो थैलासीमिया कितना नंबर क्रोमोसोम बिगड़ जाने से कहाँ हो जाता है 16 नंबर और 11 नंबर। आपके पास 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है तो आपके पास 23 पेयर, तो जो 16 नंबर और 11 नंबर वो डिफेक्टिव निकल गया, तो क्या हो जाएगा आपको थैलासीमिया की बीमारी हो जाएगी। समझा पाए कितना नंबर क्रोमोसोम के बारे में बात हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से सवाल आया है म्यूटेंट कौन डिफेक्टिव सिंथेसिस एंड डैश
डैश एंड डैश चेन। देखिए अब हीमोग्लोबिन के अंदर दो तरह के चेन पाए जाते हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन होता है, एक होता है बीटा ग्लोबिन चेन होता है, उसके कारण होता है, वो डिफेक्टिव होता है। बोलेगा दो चीज ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आता है, ठीक है। थैलासीमिया कितना टाइप का होता है? 3, अल्फा बीटा एंड डेल्टा। बीटा थैलासीमिया इज कॉल्ड कूलीज एनीमिया। देखिए नाम से ये पिंक कलर में दिया गया है, नाम से आप समझ पाइएगा यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो आपके एमसीक्यू के लिए आपके पास, देखिए इस साल तो चैप्टर बहुत ही सिलेक्टेड है, पूरा बुक नहीं आ रहा, बहुत 2 चैप्टर तो पीछे का हट गया है, ठीक है, आपका 2 यूनिट हट चुका है। तो आपके पास क्या होगा, चैप्टर्स कम है तो सवाल कहाँ से ज़्यादा बनाए जा सकते हैं, यहीं से ना बनाया जा सकता है। ये सारी चीज़ों की कूलीज डिजीज़ किसे कहा गया है? ऑप्शन होगा, देखिए 2 यूनिट 4 यूनिट 5 तो है ही नहीं। अगर कूलीज डिजीज़ किसे कहा गया है, अब आपको आएगा क्या, अल्फा थैलासीमिया, बीटा थैलासीमिया, समथिंग समथिंग दे देगा, तो क्या होगा, बीटा थैलासीमिया को कूलीज डिजीज़ कहते हैं, या कूलीज एनीमिया कहा जाता है। समझा पाए आप यहाँ पे? सिम्टम, सिंथेसाइज ऑफ लेस हेमोग्लोबिन और फॉर्मेशन एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन। देखिए ये या तो कम आपका जो रक्त कणिका होता है, यानी आपका जो ब्लड लाल दिखता है, हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की शक्ति रखता है, तो देखा जाता है इसके अंदर हीमोग्लोबिन कम बनेगा, या फिर बहुत ज़्यादा बन रहा है तो अधिकतर जो डिफेक्टिव बन रहा है। हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर बहुत सारा बन रहा है, जितना बनना चाहिए उतना ही बन रहा है, लेकिन अधिकतर डिफेक्टिव है, ये पहला रीज़न हो सकता है। या फिर हीमोग्लोबिन बन ही कम रहा है, ये दूसरा रीजन। यानी सीधी सी बात है, आपके पास हीमोग्लोबिन का शॉर्टेज है, आपके पास क्या है, हीमोग्लोबिन का शॉर्टेज है। प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी जैसे बना वैसे खत्म हो गया, डैमेज हो गया। प्रीमेच्योर आरबीसी का डेथ हो जाता है ऑल टाइम, यानी बॉडी के अंदर ब्लड कम है, बॉडी के अंदर आपका कम ब्लड है। समझा पा रहे हैं? किसके अंदर, थैलासीमिया के अंदर। एक्सपेंशन ऑफ बोन मैरो एंड हार्ट प्रॉब्लम, अब ये कहा जाता है कि थैलासीमिया जिस आदमी को बीमारी है उसको और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, हार्ट का प्रॉब्लम होगा और बोन मैरो का प्रॉब्लम होगा। समझा? क्योंकि बोन मैरो डेवलप नहीं है, इसीलिए तो आरबीसी डेवलप नहीं हो पा रहा है आपका, और आरबीसी नहीं है यानी ब्लड नहीं जा रहा है, तो सब हार्ट तो कमज़ोर है आपका। तो थैलासीमिया बीमारी को कौन सा बीमारी बोनस में मिलता है, क्या कहिएगा? कहना तो गलत है, लेकिन बताइए जिसके पास ये बीमारी है उसके पास क्या चांसेस अदर बीमारी होने के, ये भी आपके इस साल के पेपर में दिया है, आप खोजिएगा टेस्ट पेपर में कि अगर इसको ये बीमारी है तो बताइए और कौन कौन सी बीमारी है जिसकी रहेगी इसके पास, प्रोबेबिलिटी है कि इसके पास ज़्यादा ये चांसेस है कि ये होगा, तो क्या कहिएगा? बोन मैरो एंड हार्ट प्रॉब्लम। लीवर बढ़ जाने को क्या, लीवर बढ़ जाता है इसके अंदर, हेपाटोगैमिनी, इलाजमेंट स्प्लीन। यही सवाल है आपका, यही सवाल को 2-3 चीज़ों को जोड़ के दिया गया। स्प्लीन बढ़ जाता है, इन्फेक्शन, स्केलेटन डिफॉर्मेशन, आयरन ओवरलोड। स्केलेटन डिफॉर्मेशन मतलब बॉडी सही नहीं रहेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं है, उसके अंदर क्वेश्चन है कि बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं है। आयरन ओवरलोड, आयरन बढ़ जाएगा, क्यों? देखो हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ मिलता है तब ब्लड लेता है, हीमोग्लोबिन उतना ही है लेकिन आरबीसी है ही नहीं, पकड़ेगा किसको? तो बॉडी के अंदर जितना ही, देखो हीमोग्लोबिन मान लेते हैं कि एक आरबीसी के अंदर 4-5 ये 10-12 हीमोग्लोबिन चले जाते हैं आपका। अब हीमोग्लोबिन बहुत सारा है लेकिन आरबीसी कम है, सबके वही 4 ही सीट बैठने वाले सब चल गए, तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा आयरन है लेकिन वो यूज़ नहीं हो पा रहा, तो आपके बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड हो जा रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, इफेक्ट द fetus may die inside mother's uterus, baby dies soon after birth। या तो बच्चा पेट में मर जाएगा या तो जन्म लेने के कुछ समय बाद ही मर जाएगा, और बच्चा जब जन्म लेगा तो जॉन्डिस और आर्थोब्लास्टोसिस लेके पैदा होगा। मैं इसे क्वेश्चन बता देता हूँ, पेपर में जो है दीजिए, देखिए मेरे नोट्स में जो 47 नंबर क्वेश्चन है वो देखिएगा। अ चाइल्ड फाउंड टू सफ़र फ्रॉम एनीमिया, ठीक, डिफॉर्मिटी ऑफ बोन, यानी बोन सही से नहीं है, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन है, स्प्लिनोगैमेली है यानी लीवर बढ़ गया है, जॉन्डिस एंड अदर सिम्टम, आइडेंटिफाई द डिजीज ऑफ चाइल्ड प्रोबेबली सफरिंग। बताओ बच्चा कौन सा डिजीज से सफर कर रहा है, हेमोफीलिया, मलेरिया, थैलासीमिया, डायबिटीज। आंसर क्या होगा? थैलासीमिया। समझा पाए? आंसर क्या होगा आपका? थैलासीमिया। देखिए अब आता है नेक्स्ट डिजीज, अब क्या आता है आपका नेक्स्ट डिजीज, हेमोफीलिया। It is a clinical condition in which the ability of blood clotting of a person severely reduced।
इसमें क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर जब कट जाती हैं तो आपने क्या देखा होगा, आपका हाथ कभी कट जाता है या फिर आप काट लेते हो प्यार मोहब्बत में, तो देखिए क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, खून जमने लगता है। हमेशा ब्लड तो गिरता नहीं, फिल्मों में दिखाता है, खून जमने लगता है, उसे कहता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, इसे क्या कहा जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। तो इसमें क्या होता है ना, ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता चल जाती है। आप तो दिखावे में काट लेते हो, खून बंद ही नहीं हो रहा है, तो भूल जाते हो कि आपकी कौन सी बीमारी थी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जिसे होगा उसके अंदर कटने पे उसे उस चीज़ को खून जमने में और उसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग उसमें तो बहुत ही लेट से होता है। समझा पाए? हाँ, कटे तो बस गिरता रह जाएगा, छोटा सा कट गया तो बस दिक्कत हो गई। इसे कहते हैं हीमोफीलिया की बीमारी। ठीक है, कॉजिंग सफरिंग ऑफ ब्लीड सेवरली इवन स्लाइटली इंजरी। हल्का सा भी अगर कट जाता है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, क्योंकि ब्लड रुकता ही नहीं इसका जल्दी। इट इज़ नोन एज ब्लीडर्स डिजीज, ये भी एमसीक्यू के अंदर है। इसे कौन सा बीमारी कहते हैं, ब्लीडर्स डिजीज, यानी इसके अंदर ब्लीडिंग बहुत होती है। किसने डिस्कवर किया था, जॉन ऑटो 1803 में। ठीक है, अब कहा जाएगा ये बीमारी क्यों होती है, हीमोफीलिया की बीमारी। प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक जीन। देखिए ये क्या है, ये है सेक्स लिंक्ड जीन, और ये क्या है, रिसेसिव है। रिसेसिव सेक्स लिंक जीन H कहाँ पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम में। एक्स क्रोमोसोम, मेल में भी एक्स होता है, फीमेल में भी एक्स होता है। क्लियर है? तो देखिए आपको रिसेसिव ये प्रॉपर्टी है, रिसेसिव बिहेवियर, लेकिन ये ऑटोसोमल डिजीज है और ये सेक्स लिंक डिजीज है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे लोगों को, समझ नहीं आता कौन किस में, इसलिए पॉइंट्स लिख दे रहे हैं आप। ठीक है, अच्छा इसमें बता देते हैं। देयर क्या है, हेमोफीलिया इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक जीन H लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम। कहाँ पे होगा, एक्स क्रोमोसोम में होगा। एक्स क्रोमोसोम मेल के अंदर रिसेसिव में है और फीमेल के अंदर दोनों ही एक्स है, डोमिनेंट भी रिसेसिव भी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेमोफीलिया, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी, कॉज्ड बाय टू म्यूटेंट जीन। ये दो जीन के म्यूटेट हो जाने से होता है। ऑन एक्स क्रोमोसोम इन अ मैन विद अ डिस्टिंक्ट गैप। मैन के अंदर भी आता है लेकिन सर्टेन टाइम के बाद आता, फील होता है, मैन के अंदर दिखता है। हेमोफीलिया ए को रॉयल डिजीज कहा जाता है, अमीरों की बीमारी, अमीरों की। क्यों, और बताते हैं थोड़ा देर में। इट इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग नोन एज फैक्टर 8। तो आपसे कहा जाएगा हेमोफीलिया ए किसके कारण डिजीज होता है, तो फैक्टर 8 के कारण होता है। और इसी को कहा जाता है एंटी हेमियोफेलिक फैक्टर भी कहा जाता है, फैक्टर 8 को। अधिकतर जो लोगों पेशेंट होते हैं हेमोफीलिया के, इसी के पेशेंट होते हैं, 80% लोग इसी के पेशेंट होते हैं। ये हेमोफीलिया ए था, इसे क्या कहा गया, रॉयल डिजीज। अब देखिए रॉयल डिजीज क्यों कहा गया मैं बता दूं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया को शायद थी, इंग्लैंड की महारानी को, इसीलिए इस बीमारी का नाम क्या हुआ, रॉयल डिजीज। अमीरों को सब चीज़ें, सब बीमारी भी अमीरी वाली कहलाई। हेमोफीलिया बी, इसे क्रिसमस डिजीज कहते हैं, निक नेम याद रखिएगा सबका, मैच द फॉलोइंग के अंदर दे सकता है। हेमोफीलिया बी, इसमें क्या होता है, फैक्टर 9 है, इसे प्लाज्मा थम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं। और बाकी के जो 20% पेशेंट है वो हेमोफीलिया के इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि इसके जो पहला पेशेंट था उसका नाम था स्टेफन क्रिसमस, तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया क्रिसमस डिजीज। ठीक है, और जो हेमोफीलिया 1 था, ए था, वो विक्टोरिया था, क्वीन विक्टोरिया के नाम पे हुआ, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया कौन सी बीमारी थी, हेमोफीलिया ए। और ये जनरली कहा गया प्रोबेबली द जीन वाज इनहेरिटेड टू फ्रॉम पेरेंट टू हर म्यूटेशन वर डेवलप इन हिमसेल्फ। याद रखिए पेरेंट्स आपके अंदर आएगा और आपके अंदर और अच्छे से डेवलप होगा, म्यूटेशन करता है ये पेरेंट्स आपके अंदर आते हैं, तभी तो पेरेंट्स आते हैं, तभी तो जेनेटिक के अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग। सिम्टम क्या है, देखो हम लोगों ने समझ लिया, हेमोफीलिया ए फैक्टर 8, हेमोफीलिया बी फैक्टर 9, यानी फैक्टर 8 फैक्टर 9, फैक्टर क्या था, जीन को ही कहते थे, कितना नंबर क्रोमोसोम के अंदर का काउंट कर रहे हैं। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ एनी वन फैक्टर विच इम्पेयर ब्लड क्लॉटिंग। अगर फैक्टर 8 और 9 में कोई भी दिक्कत करता है तो सर आपके अंदर ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत हो जाती है। ब्लड जनरली
3 से 8 मिनट के अंदर ही जमना स्टार्ट हो जाता है, खून जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिसका ब्लीडर डिजीज रहेगा उसको 3 से 8 घंटे भी लग सकते हैं, ठीक है, कई घंटे भी लग सकते हैं, तब भी ठीक नहीं होगा। देयर विल बी कंटिन्यूस ब्लीडिंग ऑफ द पेशेंट मे डाई, पेशेंट मर भी सकता है। तो किसी को पता नहीं कि आपका हेमोफीलिया ए है या बी है, तो काटने की कोशिश ना करें, ठीक है। जीवन भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से दिया। देयर इज नो परमानेंट क्योर ऑफ दिस जेनेटिक डिजीज, इट मे बी पार्टली मैनेज बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी इसका कोई अभी तक इलाज नहीं मिला है हेमोफीलिया के, इसमें केयर से रहना पड़ता है, याद रखिएगा। फीमेल मे बी कैरियर विथ वन डोमिनेटेड नॉर्मल जीन एंड वन रिसेसिव एच जीन ऑफ हीमोफीलिया। अब कहा गया फीमेल को हो भी सकता है, कि फीमेल का दोनों एक्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या है, आपका रिसेसिव जीन में आता है, तो फीमेल का तो दोनों ही एक्स है। अब ये चाहे तो डोमिनेंट में हो सकता है, अगर मैं इसको डोमिनेंट इसको रिसेसिव कह देता हूँ, या तो इसमें भी हो सकता है, या तो मे बी, ठीक है। हीमोफीलिया इज फाउंड मोर इन मेल देन फीमेल, याद रखिएगा। हीमोफीलिया सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर नहीं देखने को मिलता, क्योंकि फीमेल क्या मान लीजिए इसके अंदर है तो वही से डोमिनेंट बना सकती है, तो उसको थोड़ा चलो देखो डोमिनेंट या रिसेसिव, ये दिख ही नहीं रहा है, बीमारी भी नहीं दिख रही, आपको बीमारी भी नहीं है। अब मेल के अंदर जनरली एक्स और वाई है, तो इसके अब कहा जाएगा रिसेसिव कैरेक्टर में इसके कारण दिखने लगता है। तो जनरली कहा जाए हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी किसके अंदर होगा, मोर मेल या फीमेल, तो क्या कहिएगा, मेल के अंदर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है, फीमेल के अंदर कम दिखने को मिलता है, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधा हो जाएगा या रंग रंग वैसा कुछ दिखा। देखिए कलर ब्लाइंडनेस क्या है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल मतलब क्या है, आप जिस कलर को देख रहे हैं, जैसे आपको ये कलर ब्लू दिख रहा है, हल्का सा स्लाइटली ब्लू या स्काई ब्लू कुछ भी दिख रहा होगा, आपके फ्रेंड को सेम ब्लू दिख रहा है लेकिन अलग टेक्सचर दिख रहा होगा, याद रखिएगा। आपने एक कलर को पिंक देख पा रहे हो, ठीक है, इस कलर को, आपके फ्रेंड को हो सकता है कि स्लाइटली ऑरेंज दिख रहा हो, स्लाइटली रेड दिख रहा हो। आप मेरे बात का बिलीव नहीं कीजिएगा तो आप काम कीजिए, आप 4 से 5 फ़ोन लीजिए, ब्यूटी मोड हटा दीजिए, नॉर्मल मोड पे सबका फ़ोटो क्लिक कीजिए, सब में फ़ोटो का एक ही कलर का फ़ोटो क्लिक कीजिए, देखिए सब में क्या सेम दिख रहा है। पुराने फ़ोन में देखिएगा ना, हल्का जब पिंक होता है वो ऑरेंज दिखने लगता है, जो एकदम बढ़िया फ़ोन होगा सेम कलर दिखा देगा, ट्रू कलर दिखा देगा। मैं बिना AI फिल्टर की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जब सेम कैमरा से बिना किसी फिल्टर के मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सब में अलग अलग दिख रहा है, ये आपको समझ आए क्योंकि आपने अलग अलग कैमरा को देख लिया। लेकिन इमेजिन कीजिए आप उसके आँख से तो देख नहीं पा रहे, आप मेरी आँख से तो देख नहीं पा रहे, इसके आँख से तो देख नहीं पा रहे, तो क्या होगा, सेम कलर सबको दिख रहा है लेकिन अलग अलग टेक्सचर में दिख रहा है। तो कोई आदमी के पास ब्लू कलर का पार्ट ही नहीं है, वो ब्लू देख ही नहीं पा रहा, वो ब्राउन दिख रहा है, उसको ब्लैक दिख रहा है, ऐसा भी होता है। इसे कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, आपका पर्टिकुलर कलर नहीं दिखेगा। इट इज डिफेक्टिव कलर विजन, इसमें क्या होता है, कलर विजन में थोड़ा डिफेक्शन आ जाता है। व्हेन समवन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्टेन कलर, यूजुअली बिटवीन ग्रीन एंड रेड, जनरली लोगों को ग्रीन और रेड में अंतर होता है, मतलब क्या पहचानने में दिक्कतें होती है। ओकेजनली ब्लू ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिड्यूस अमाउंट ऑफ विजुअल पिगमेंट, जनरली ब्लू ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा ब्लू कलर देखने में असुविधा होता है, उसके बाद रेड, वो लोग उसमें अंतर नहीं कर पाते। साइंटिफिक पेपर अबाउट कलर ब्लाइंडनेस वॉज रिटन, इसके बारे में सबसे पहले जॉन डॉल्टन ने 1793 में बताया था। उन्हें खुद रेड और ग्रीन पहचानने में असुविधा होती थी, इसीलिए इसे डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। और ये पेपर ने 2-3 बार पूछा है कि डाल्टोनिज्म बीमारी क्या है, उसके बारे में बताइए, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ डाल्टोनिज्म डिजीज। तो डाल्टोनिज्म बीमारी किसके ऊपर होती है, ये आपको शॉर्ट नोट, मतलब एक शॉर्ट नोट टाइप इसको याद करिए, पैराग्राफ को कलर ब्लाइंडनेस के अंदर क्या मिलेगा कि डाल्टोनिज्म है क्या। ओके, अब इसको 5 नंबर के सवाल अगर के अंदर ऐड कर दे तो डाल्टोनिज्म है क्या, किस जीन के कारण होता है, उसके सिम्टम क्या है, यानी घुमा के पूछ दिया कि आपके कलर ब्लाइंड के सिम्टम क्या है। समझा पा रहे हैं? तो ये जीन क्या होता है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर में दिखता है। रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय रिसेसिव जीन लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, सेक्स लिंक जीन, ये भी क्या है, इन मैन, याद रखिएगा। तो सर कलर, इसीलिए देखिए मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता, मैं एग्री करता हूँ। आप बताओ, लड़कियां जाती है खरीदने के लिए कोई भी, भैया रेड दिखाइएगा, नेल पॉलिश या लिपस्टिक रेड,
ये रेड नहीं, चेरी रेड। चेरी रेड में अलग टेक्सचर दिखाई, अलग पैटर्न दिखाई। उन्हें रेड में भी 50 कलर पहचान लेते हैं वो लोग। मुझे सर रेड और ऑरेंज में दिक्कत हो जाता है, हमको लगता है दोनों ही रेड है या दोनों ही ऑरेंज है। लड़कों के अंदर होना स्वाभाविक है, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। लड़कियों का अगर हो जाए तो सच में काफ़ी फर्क पड़ता है। वो तो रेड के अंदर 50 शेड निकाल देती है, ये थोड़ा डार्क है, थोड़ा कम डार्क है। हम तो बोले दोनों सेम ही लग रहा है, पाँचों नाखून में तो एक ही दाग है, एक ही नेल पॉलिश। तो सही है कि लड़कों में होता है। इसमें आप लोग डिसएग्री तो नहीं कर सकते। आपको क्या पता, आपको कलर, आपको बेबी पिंक, रॉयल पिंक, ये पिंक, वो पिंक में अंदर पहचानना आता है। हम लोग यही जानते हैं, डार्क लाइट खत्म। पता है। और कुछ जानते हैं? डार्क रेड, लाइट रेड। समझा पाए? तो ये क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक जीन में होता है। और ये रिसेसिव जीन है। ये क्या है आपका? रिसेसिव जीन। और ये भी क्या है? सेक्स लिंक जीन। और ये इन मैन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है? मैन में देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो कभी आर्गुमेंट मत कीजिएगा, सामने वाला कह रहा हो कि ये सी ग्रीन है तो मान लीजिए हाँ सी ग्रीन है। भले आपको ये ब्लू दिख रहा है, लेकिन आप कह के हाँ सी ग्रीन है, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि हम लोग किसके अंदर आते हैं? कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आते हैं। ठीक है। द म्यूटेंट जीन ऑफ रेड ब्लाइंडनेस इज प्रोटैन एंड द म्यूटेंट जीन ऑफ ग्रीन ब्लाइंडनेस इज ड्यूटैन। तो कहा जाएगा आपको जो रेड कलर नहीं दिखता है, ये किसके कारण नहीं दिखता है? प्रोटैन के कारण नहीं दिखता है। और ग्रीन का कलर क्यों नहीं दिखता है? तो कहेंगे ड्यूटैन के कारण नहीं दिखता है। ठीक है। इन लोग अलग अलग लोकस पे एक्स क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए बता दिया गया, ब्लू कलर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस में। ठीक है। एक्सट्रीमली रेयर कौन सा कलर ब्लाइंडनेस है? तो कहा गया ओनली 5% कलर ब्लाइंड पीपल सफ़र फ्रॉम इट। द रिस्पॉन्सिबल जीन प्रेजेंट क्रोमोसोम 7। कौन सा कलर है? ब्लू येलो कलर। वो बहुत ही रेयर है, ये रेफरेंस के लिए था, इससे आएगा नहीं। सिम्टम कलर ब्लाइंडनेस देखिए इनहेरिटेंट है। इनहेरिटेंट यानी माता पिता से बच्चों में जाएगा और जीन के थ्रू जाएगा। और सेक्स लिंक डिजीज है और रिसेसिव जीन में आता है। द कौन सेल ऑफ आई दिस पर्सन फेल टू डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर। इसमें क्या होता है, आदमी रेड और ग्रीन कलर में अंतर पहचान नहीं पाता है। बिसाइड द प्रॉब्लम ऑफ कलर विजन, दिस कलर ब्लाइंड सफर अदरवाइज नॉर्मल विजन, रीडिंग, राइटिंग। इन लोग को पढ़ने लिखने में भी दिक्कत होती है। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल। ये सवाल 2 नंबर के सवाल में बहुत बार पूछा है। वाई कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मैन देन फीमेल? तो कहेंगे बिकॉज मेल हैव 1 X एंड 1 Y, वेयर एज फीमेल हैज 2 X। अब बात मान लीजिए, ये फीमेल मेल, ठीक। अब मान लेते हैं इसके इस जगह पे डिफेक्ट है, तो उसका ये जगह यूज कर लेगा। भैया ये बोलेगा डिफेक्टेड पीस है, इसके अंदर कैरियर है, मतलब कोई बात नहीं तुम इसको यूज करो। उसके वही लोकस पे 8 नंबर लोकस पे था, 8 नंबर वाला को यूज कर लो। आपने इसका सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया, फीमेल उसका सब्स्टिट्यूट यूज कर सकती है, तो हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं उसका। फीमेल के 8 नंबर में सब्स्टिट्यूट था, इसके पास तो 8 नंबर है ही नहीं, कहाँ जाएगा ये? कहाँ जाइएगा आप? तो मेल के अंदर दिखता है, फीमेल सब्स्टिट्यूट यूज कर पाती है, मेल के अंदर दिखता है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपके पास 2 कप दे दिया गया, ठीक है। एक कप के अंदर कुछ कचरा गिर गया, कुछ भी साफ सुथरा नहीं है, तो क्या कीजिए? वो कप छोड़ के दूसरे कप में पानी पी लीजिएगा। मेल को एक ही कप दिया गया, साफ करने के उपकरण नहीं है, पानी पीना है, क्या कीजिएगा? आपको कोई सब्स्टिट्यूट है? बस समझा पाए कि क्यों मेल के अंदर ज़्यादा दिख जाता है? क्योंकि वो इसका दोनों एक्सेस, इस एक्स करें तो इस एक्सेस वो हिसाब मैनेज कर लेती है, लेकिन मेल कर नहीं पाता है। 2 नंबर का सवाल है, पॉइंट नंबर 4 पूरा लिख दीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस इज मोर कॉमन इन मेल देन फीमेल बिकॉज मेल हैव 1 X एंड अदर Y क्रोमोसोम वेयरएज इन ह्यूमन फीमेल देयर आर 2 X क्रोमोसोम। इतना लिखिएगा, 2 नंबर आपके, ठीक है। इतना हो गया। अब है सवाल थैलासीमिया इज एन ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड जेनेटिक काउंसलिंग। कि जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, सुनिएगा इधर। ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, क्या मैं भी आपको कह दूंगा सर, लेकिन इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं समझाता हूँ। थैलासीमिया इज अ टाइप ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर, हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस इन डिक्रीज अमाउंट। ये आपको पहले ही बताया गया, थैलासीमिया में हीमोग्लोबिन कम बनता है
आरबीसी कम बनता है, इससे क्या होता है हीमोग्लोबिन, इसके अंदर आयरन बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, ऑलरेडी बता दिया गया है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन रेड ब्लड हीमोग्लोबिन ब्लड कॉज एनीमिया विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, क्योंकि सबको पता है कि हीमोग्लोबिन, आरबीसी के पास जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, न्यूट्रिएंट कैरी कर सकते हैं आरबीसी का, और कोई दूसरा न्यूट्रिएंट आपका हीमोग्लोबिन कैरी नहीं करता। इसलिए देखिए जिन सबको थैलासीमिया तो उसके बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट तो आ रहा है लेकिन न्यूट्रिएंट बहुत सारे उसके पास, आरबीसी कम है, कम एनर्जी लेके जा रहा है, वहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है 100 या 200, वो आ रहा है धीरे धीरे लेके जा रहा है, धीरे धीरे लेके जा रहा है, तो एनर्जी बहुत देर तक वहाँ पे है, बस वही हो जा रहा है। वो उसको मतलब सीधी सी बात, ना तो भूख ज़्यादा लगती है, ना प्यास ज़्यादा लगता है, ना ज़्यादा काम कर पाता है, क्योंकि काम के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कब होता है? जब आपका फूड टूट रहा होता है, तो ऑक्सीजन, किसी को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का यूज़ करेगा, आप ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहे, क्यों? आपके पास आरबीसी कम है, कम ऑक्सीजन आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये सारे रीज़न है कि थैलासीमिया के पेशेंट ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन बर्निंग हो ही रहा है कम, वो ऑक्सीजन कम कैप्चर कर पा रहे हैं। ठीक है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड क्या दिया है, मैं फिर से रीडिंग कर देता हूँ। थैलासीमिया इज अ टाइप ऑफ जेनेटिकल डिसऑर्डर वेयर हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन डिक्रीज अमाउंट, क्लियर, द डिक्रीज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कॉजेज अनीमिया, आपके शरीर के अंदर खून कम है, कौन सी बीमारी है, अनीमिया, फिलिंग द ब्लैंक एमसीक्यू के लिए हो गया। विच रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, कहा जाए किस बीमारी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम जाती है, तो क्या लिखिएगा, एनीमिया। एनीमिया नहीं रहेगा तो थैलासीमिया मार दीजिएगा। आरबीसी बिकम फ्रेजाइल एंड ब्रेक डाउन इजिली, हेमोलाइसिस एमसीक्यू में है। हेमोलाइसिस में क्या होता है, आपका आरबीसी इतना कमजोर होता है कि टूट जाता है। कैसे देखते हो आप, बहुत पुराना प्लास्टिक छत पे ऐसे पड़ा होता पानी में, और एक दिन आप जाते हो, मतलब धूप पानी से लगते हैं, कई दिनों बाद जाते हैं, कई महीनों या कई सालों बाद जाते हो, आप पकड़ते ऐसे नहीं पड़ता, टूट जाता हाथ से, पाउडर की तरह हो जाता है। तो वैसे फ्रजाइल, कहने का मतलब वैसे ही फ्रजाइल है। अब बताइए लोहा फ्रजाइल है या कांच? तो उसी तरह जो आराम से टूट जाए, बहुत आसानी से टूट जाए। तो एनीमिया या फिर कह सकते हैं थैलासीमिया का पेशेंट का आरबीसी बहुत ही कमज़ोर होता है, और ये बहुत ही फ्रजाइल आरबीसी होता है। कौन सी बीमारी है? हेमोलाइसिस। हेमो मतलब ही आप समझिएगा कि ब्लड से रिलेटेड है। द कंपनसेट लॉस ऑफ आरबीसी फ्रिक्वेंस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज डन। अब जनरली आरबीसी का लॉस हो जाता है, इसलिए क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ऑल अबव कंडीशन में रिजल्ट इनटू, देखिए इन सब चीज़ों से क्या इफेक्ट पड़ा, आयरन ओवरलोड है, इसका मतलब आपके बॉडी के अंदर एक्सेस आयरन है। क्यों? उतना आरबीसी आपके पास नहीं कि पूरा आयरन को यूज़ कर सके, आपके बॉडी के पास एक्सेस आयरन स्टोर है। एक्सेस आयरन के कारण क्या होता है, लीवर की बीमारी हो जाती है, क्रियोसिस एंड कैंसर की बीमारी हो जाती है, लीवर कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज मिलेटस, ऑर्थोटिस, ऑस्टोफोरोसिस, वेल प्रॉब्लम, इंडोक्रीन सिस्टम लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, डिफेक्टिव गोनैड, ये सारी बीमारियां थैलासीमिया के कारण हो गई। तो देखिए इसमें तो सवाल ऊपर वाला सा था, नीचे वाला से दे देगा तो क्या कीजिएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड डिफेक्टिव गोनैड्स कॉल्ड डैश जेनेटिक प्रॉब्लम। इसके कारण कौन सा जेनेटिक प्रॉब्लम ऑलरेडी होके बैठा है बताओ, तो क्या कहिएगा, थैलासीमिया। आयरन ओवरलोड में इनहेरिटेंस में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आयरन इंजेक्शन, ईटीसी, बहुत सारे इंजेक्शन आदमी को तब दिया जाता है जिससे कि वो मेंटेन रहे। व्हेन पर्सन रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो क्या खून चढ़ाया, बहुत बार देखिए बहुत लोग का थैलासीमिया होता है ना, तो हर 3 या 2 महीने के बाद ब्लड उन लोगों को चढ़ाने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो लोग ब्लड चढ़ाते हैं। ठीक है, रिलेटिव में देखिए किसी का तो बहुत ही गंदी बीमारी कह सकते हो, उसमें क्या हर 6 महीने 4 महीने पर जाइएगा खून लेने के लिए सिर्फ। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हम लोग को ब्लड डोनेट करना चाहिए, कोई और आदमी इसको रिसीव कर रहा होगा। हमारे पास इतना अच्छा साधन है कि हम लोग के हज़ारों लाखों रुपये बच जा रहे हैं, ऊपर से हम लोग हेल्थी है, कहीं जाना नहीं पड़ रहा हॉस्पिटल, उन्हें हर सर्टेन मंथ पे जाना पड़ता है ट्रांसफ्यूजन के लिए, ब्लड लेने चढ़ाने के लिए, ब्लड लेने के लिए। क्यों? उनका बॉडी आरबीसी बना नहीं पर आयरन बढ़ गया है, आयरन बढ़ जाता है, सर घूमने लगता है, अजीब सा फीलिंग होने लगती है, तो लोग जाते हैं ब्लड चढ़ाते हैं, 2-3 घंटे के बाद आराम फील होता है। ये है थैलासीमिया की गंदी सी बीमारी। ठीक है, रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग प्रिवेंशन ऑफ थैलासीमिया। अब कहा गया थैलासीमिया से बचने के लिए क्या किया जाए। थैलासीमिया जनरली किसकी बीमारी है, मेल या फीमेल? मेल के अंदर ज़्यादा दिखता है, फीमेल के अंदर कम दिखता है। ठीक है, अब कहा गया दोज पर्सन who contain gene for thalassemia and recessive condition are called carriers और minors। जिनके अंदर ये बीमारी होती है रिसेसिव के अंदर से माइनर कहा जाता है।
दे हैव नॉर्मल डोमिनेंट जीन। अब मान लीजिए इसके पास ही है लेकिन ये डोमिनेंट है और ये तो सीधी सी बात इसके पास है ही नहीं, तो ये नॉर्मल है सर, ये नॉर्मल, इसको जनरली बीमारी का समझ नहीं आएगा। इसके पास अगर थैलासीमिया है तो भी फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत कब है, जब इन दोनों का मान लीजिए, देखिए इसका सवाल अब आगे बढ़ता है तो हम जाएंगे। दे विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी प्रॉब्लम ऑफ थैलासीमिया। इन लोगों को ना तो इसको थैलासीमिया हो जाएगा ना तो इसको थैलासीमिया, क्यों, इसके पास थैलासीमिया है ही नहीं, इसके पास कोई दिक्कत नहीं है। सो दे विल नॉट सफ़र फ्रॉम एनी प्रॉब्लम थैलासीमिया इफ बोथ फादर एंड मदर कैरियर। अगर मदर और फादर दोनों को है, समझिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, आपसे यही पूछेगा सेक्स लिंक 2 डिजीज़ के नाम बताइए, एक क्वेश्चन है आपके पेपर में, देखिएगा। थैलासीमिया और कलर ब्लाइंडनेस था, हेमोफीलिया था, ये 2 था सेक्स लिंक। देखिएगा अगर मदर और फादर दोनों को है, मदर फादर, मदर क्या होगा, एक्स सी लिख देते हैं यानी कैरियर। हाँ, फादर में एक्स वाई, अच्छा वाई में डालें कि एक्स में डालें बताइए, वाई में कैसे डालेंगे, एक्स में होगा ना, एक्स लिंक डिजीज है, मैंने कितने बार बताया आपको। अब देखिए यही चार्ट बच्चे लोग को बनाना नहीं आता, चलिए मैं मेल फीमेल लिख दूँ, ये मेल फीमेल, मेल का क्या होता है एक्स सी और वाई, फीमेल का होता एक्स और एक्स, यही तो देखिए एक्स एक्स सी एक्स वाई एक्स एक्स सी एक्स सी। चांसेस ज़्यादा है ना कैरियर होने का, देख रहे हो। यानी कहा गया अगर मदर और फादर दोनों के दोनों ही कैरियर होते हैं ना तो बच्चे को बहुत ज़्यादा संभावना है कि उसको भी थैलासीमिया की बीमारी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा संभावना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ थैलासीमिया में भी 25%। बहुत फादर, देखो अब देखो ये तो अगर ये सर्वाइव कर ले रहा है, मान लीजिए इसमें ये डोमिनेंट हो गया तो ये बच गया, ये बच गया। अब बताओ अगर इसके अंदर ये तो पूरी तरह से थैलासीमिया का पेशेंट हो गया, है ना, तो कहा गया मदर और फादर दोनों ही कैरियर है तो पूरी तरह से थैलासीमिया का परसेंटेज कौन हंसा देगा, इसका बचने का कोई चांसेस, इसको मरने का चांस मैं नहीं कह रहा, यानी इसको 25% चांस है कि देखिए 4 ऑप्शन में एक 25% चांस है पक्का कि वो होगा ही होगा, ये आप कंफर्म है, ये आप क्या करते हो, कंफर्म है, ठीक है। लेकिन तब हो क्या जब एक नॉर्मल हो और एक क्या हो, थैलासीमिया पेशेंट हो, तब क्या होगा। तो देखिए वो बाद में देखते हैं, बट इसका मैं इसका चेकर बोर्ड बना दूँ। देखिए तो इसमें क्या दिख रहा है, अगर मदर कैरियर और फादर कैरियर दोनों है, मदर को फर्क पड़ रहा है, मदर को क्या थैलासीमिया का असर पड़ेगा, नहीं, फादर को फर्क पड़ रहा है, हाँ, यानी फादर को थैलासीमिया, तो क्या होगा। तो देखिएगा मैं कहूँगा क्या, एक होगा नॉर्मल, एक क्या होगा आपका नॉर्मल। नॉर्मल कितना है बताओ, एक है ना, नॉर्मल ये है ना, नॉर्मल एक है। अब देखो कौन है जो थैलासीमिया का पेशेंट है, थैलासीमिया पेशेंट कितना है बताओ तो, एक पक्का है पेशेंट है। और कितना है जो कैरियर है, जो आगे बढ़ा सकते हैं, ये दोनों कैरियर है ना, 1:2:1 थैलासीमिया कैरियर 2, 1:2:1। तो 50% क्या हो सकता है, 25% चांस है कि नॉर्मल होगा, 25 है कि पक्का है कि उसको होगा ही होगा, और 50% को आगे जब उसके वो आगे बढ़ाएगा, ये बीमारी आगे वाले जनरेशन को पास करेगा। ये आपका सवाल आता है 2 से 3 नंबर, 5 नंबर के सवाल में इसको डाला जाता है, ये 3 नंबर का होता है आपका। ऐसा ही बोर्ड बनाइए, यही चीज़ लिख दीजिए बस। बिफोर मैरिज, इसीलिए कहते हैं ना जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी है, लड़का लड़की को दोनों का जेनेटिक टेस्ट करवाया जाए लैब में जाके कि इसके पास थैलासीमिया है कि इसके नहीं, इसके पास थैलासीमिया है कि नहीं। अगर दोनों के पास नहीं होता तो जाके इनको मैरिज करवाइए, जिससे क्या होगा उसके बच्चे को ये बीमारी, मतलब यहाँ पे आदमी कुंडली के ऊपर बढ़ता ही नहीं। सर आप बताइए काउंसलिंग कितना, अपने कितने नोन में जानते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग करवाते हैं, बताइए, मैंने तो आज तक नहीं सुना। 10% चांस होगी करवाते हो सर सर कोई बात सुनिए सर, कोई करवाएगा बोलेगा वो होगा कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, पहला होता है आई विल मैनेज, यही ना होता है। तो थैलासीमिया के जनरली देखा गया ये भी थैलासीमिया का पेशेंट है, वो भी थैलासीमिया का पेशेंट, तब तो नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपका क्या होता है, जेनेटिक काउंसलिंग ज़रूरी है। दे आर मेथड ऑफ ब्लड टेस्ट डिटेक्शन हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर विच कैन बी डन बिफोर मैरिज, फाइंड थैलासीमिया कैरियर, वो माइनर है कि मेजर है,
प्री मार्शियल प्रिकॉशन हेल्प टू प्रिवेंट इनहेरेंट थैलेसेमिया, और बहुत सारे होते हैं ना कि बर्थ के पहले बहुत से प्रिकॉशन लेना पड़ता है, बहुत सी दवाइयाँ लेनी पड़ती है, अगर वो सब आप लेते हैं तो क्या हो सकता है वो डिजीज़ आपके बच्चों में नहीं जाती। Thus the birth of thalassemia baby can be checked would be justify prevention better than cure। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी इस तरह के थैलासीमिया भी पेशेंट होता है, तो अगर बाई चांस उसके बेबी को होने वाला चांसेस है तो पहले से डॉक्टर के देख रेख में होता है, डॉक्टर का काउंसलिंग होता है, दवाइयाँ चलती है, जिससे बच्चे को बीमारी नहीं होगी। तो यही आपका जेनेटिक डिजीज़, ठीक है। और याद रखिए कि जेनेटिक डिजीज़ बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं हैं, ठीक है। थैलासीमिया और एनीमिया से रिलेटेड आपके बहुत सारे आपके सवाल यहीं से पूछे जाएंगे, ये बोर्ड याद रखिएगा, ठीक है। क्यों आपका कहा जाएगा कि मेल के अंदर ज़्यादा सीन होता है, फीमेल के अंदर ज़्यादा सीन नहीं होता है, तो ये सारे सवाल इसी से आते हैं, ठीक है। और कौन सा जीन किसके लिए, देखिए रेफरेंस ऑनली बगल में दे दिया, इसको उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, ये जो लास्ट पेज में आपको है ये उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप फैक्टर 8 फैक्टर 9 पढ़ लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये था आपका चैप्टर कंप्लीट।